गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, तो क्या हाल है? बढ़िया। क्या होमवर्क दिया था आप लोगों को? काइनेटिक्स में क्या था भाई होमवर्क? जल्दी जल्दी बताओ। भाई आज बर्थडे नहीं है मेरा, अफवाहों पे ना जाएं। वैसे आप लोगों की विशेष के लिए थैंक यू, बट आज मेरा बर्थडे नहीं है। ओवन में क्या दिया था मैंने? पीछे वाली स्लाइड दिखाना। लास्ट। बताओ बताओ जल्दी से। 48 से 51। 48 से 51 कोई डाउट है क्या? यहां 36। कोई डाउट नहीं? देखिए ज्यादातर तो देखो फॉर्मूले ही हैं। 49। 49th में जो रिएक्शन हो रही है वो थोड़ी डिफरेंट है। ए कन्वर्टिंग इनटू बी और सी, और कहा जा रहा है कि बी और सी यही ऑप्टिकली एक्टिव है। केवल बी और सी ही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इक्वेशन में केवल बी और सी की टर्म ही आएगी, इन्हीं की कंसंट्रेशन आएगी। टी टाइम का डेटा लिखो, इन्फानाइट टाइम का रोटेशन लिखो, दोनों का रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो एक तो आर टी वाली बनेगी और एक आर इंफिनिटी वाली बनेगी। इनका रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए S1 में आ जाइए, 36 से 38। S1 में किसी को कोई डाउट? S1 में किसी को कोई डाउट? 37 या डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा? 37 S1 का K इक्वल्स टू 1/T, 60 मिनट्स का डेटा यूज कर रहा हूं। Ln R इंफिनिटी -3.8 -13.1 R नॉट अपॉन R इंफिनिटी -RT। पुट कर दो, K निकल के आ जाएगा। दो बार K निकालो जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। K की वैल्यू सेम आ रही इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर है। और फिर अच्छा ये भी बताना है कि किस टाइम पर ये मिक्सचर रेसिमिक होगा। मतलब वो टाइम बताना है जब आरटी की वैल्यू 0 हो जाए, -3.8 -13.1 अपॉन -3.8 -0। और क्वेश्चन नंबर 38 में स्पेसिफिक रोटेशन दे रखे हैं तो और आसान है। ये जो क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों ने अभी पूछा है और ये 49, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। S1 का 36, O1 का 49, बोथ आर सेम। दोनों क्वेश्चन एक जैसे, वहां पर बी और सी लिखा हुआ है, यहां ग्लूकोज फ्रक्टोज लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 में जो रोटेशन का डेटा दे रखा है उसमें सुक्रोज है ही नहीं, तो बस
जिसका डेटा है उसी से इक्वेशन बनाओ, जो रोटेशन है आरटी वो सुक्रोज और ग्लूकोज के कारण है, तो आप उसी की इक्वेशन बनाओ। सम्यक एस O1 के 51 में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, O1 के 51 में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, वाह भाई, हाँ क्या पूछ रहे हो तुम। बी और सी का रेशियो पूछा है, वो तुम्हें डाउट है, गजब। K1/K2 ये आंसर है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी, K1/K2, इतना ही करना है, कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। और बताइए, कोई डाउट है तो आगे बढ़ जाएं। डन। तो लास्ट टाइम हमने पैरेलल रिएक्शन डिस्कस कर लिया था, पैरेलल रिएक्शन डिस्कस कर लिया था पैरेलल में, लेकिन मैंने आपको एक ही पार्ट बताया था जिसमें तीनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम थे। ए कन्वर्टिंग इनटू बी और सी, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2, राइट। और इसमें ए की कंसेंट्रेशन का जो फॉर्मूला आया था वो था A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2t। बी की कंसेंट्रेशन का जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया था, याद है आपको, बी का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट इनटू एक्स। सी की कंसेंट्रेशन का जो फॉर्मूला आया K2/K1 प्लस K2x। ये लास्ट टाइम हम डिराइव कर चुके हैं, और x क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, x क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अब इसी में एक और केस आता है, सेकंड वाला। क्या होगा अगर a कन्वर्टिंग इनटू m टाइम्स b और n टाइम्स c हुआ तो, राइट। इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2। अब यहां पर फिर से हमें a की, b की, c की कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। a की, b की और c की कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, राइट। लेकिन अब यहां पर कोएफिशिएंट सबके 1 1 नहीं है, अभी a का तो 1 है, लेकिन b और c का हमने बदल दिया m और n। तो क्या अभी भी ऐसा कह सकता हूं कि अगर इसके a में से x रिएक्ट कर रहे हैं, इसके y, इसके z, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। बताइए जल्दी से, क्योंकि यहां पर तो हमने यही किया था x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, क्या यहां पर भी हम x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड कर दें? नहीं, तो क्या करेंगे बताओ। दो आंसर दिख रहे हैं मेरे को, दो आंसर दिख रहे हैं। यशस्वी का आंसर अलग है, कार्तिक का अलग है, सप्तांशु का भी दिखा, अंकित का भी दिखा, आंचल का भी दिखा, ओमकार का भी दिखा, प्रिंस का भी दिखा। किस बहुत, या तो x इक्वल्स टू एम वाई प्लस एन जेड, या x इक्वल्स टू वाई बाई एम प्लस जेड बाय एन। बी ऑप्शन सही है, ये गलत है। क्यों, थोड़ा सोचो। इसके 1 मोल से इसके m मोल्स बनेंगे, यानी b के m मोल्स अगर आपको बनाने हैं तो a का 1 मोल चाहिए। तो b का अगर 1 मोल बनाना है तो a के 1 बाय m चाहिए। तो b के अगर y मोल्स बनाने हैं तो a के कितने चाहिए, y बाय m।
ए के y बाय एम मोल से इसके y बनेंगे, इसके z बाय एन मोल से इसके z बनेंगे, यानी ए के टोटल कितने कंज्यूम होंगे, y बाय एम प्लस z बाय एन। समझ में आ गई बात? यूनिटरी लगाओ सब समझ में आ जाएगा। एम मोल्स के लिए एक चाहिए, 1 के लिए 1 बाय एम, तो y के लिए y बाय एम चाहिए। राइट तो यानी ये लिख लो और इसको काट दो ताकि हमेशा याद रहे कि ये गलत है। इसको लिख के काट दो ताकि याद रहे कि ये गलत है। अब यहां पर फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx अपॉन dt, m तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एम dy अपॉन dt प्लस 1 अपॉन एन dz अपॉन dt। y क्या है, y अभी भी b की कंसेंट्रेशन ही है, तो 1 अपॉन एम db अपॉन dt प्लस 1 अपॉन एन dc अपॉन dt। राइट और फिर से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी अपॉन डी टी, जैसा हमने लास्ट क्लास में भी लिखा था। यानी इस बार ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी और सी की रेट ऑफ अपीयरेंस के सम के बराबर नहीं है, उनको या तो m और n से डिवाइड करना पड़ेगा, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ये चीज थोड़ी समझो आप, इनिशियली भी था, अगर a मोल्स ऑफ a कन्वर्टिंग इनटू b मोल्स ऑफ b, तो a और b की अपीयर और डिसअपीयर होने की रेट बराबर नहीं होती। हाँ वो बराबर हो जाएगी अगर हम उनको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। वही चीज यहां पर भी हो रही है, b की रेट को उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, c की रेट को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, फिर उनको ऐड करोगे तो वो a की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर आ जाएगी। अब हमें इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसके लिए पहले db अपॉन dt इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब यहां पर मेन पॉइंट आता है, अब यहां पर मेन पॉइंट आ रहा, मैं इस चीज को अब हटा रहा हूं यहां पर। अब यहां एक इंफॉर्मेशन है जो बहुत काम की है। क्वेश्चन ये है कि इससे पहले वाले केस में तो a का कोफिशिएंट भी 1 था, b का भी 1 था, c का भी 1 था, तो इस रेट कांस्टेंट को हम विथ रिस्पेक्ट टू ए भी कह सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी भी, और विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन भी, बिकॉज रेट कांस्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके 1 1 थे, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब यहां पर ये रेट कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में, अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू बी वो अलग होगा, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन अलग होगा। अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है तब तो 1 अपॉन एम डी बी अपॉन डी टी ये लिखना पड़ेगा, यानी K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। कब, जब ये K1 विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है, और अगर ये K1 विथ रिस्पेक्ट टू बी है तो फिर ये 1 बाय एम वाली टर्म नहीं आएगी, ये 1 बाय एम वाली टर्म नहीं आएगी। यानी अब कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये K1 जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ए है, विथ रिस्पेक्ट टू बी है, या विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है। राइट अब मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, ये रूल कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी बुक में ऐसा कुछ रूल नहीं लिखा हुआ है कि इसको क्या मानना चाहिए, लेकिन हर कहीं इसको विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन से ही सॉल्व किया जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन से ही सॉल्व किया जाता है, तो हम भी इसको विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन ही मानेंगे। हाँ यहां पहली बार कह सकते हो सर आपने रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा रिस्पेक्ट दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा रिस्पेक्ट दे दिया, ये बात तो सही कह रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ है। तो यहां पर ध्यान रखना, कभी भी किसी एरो के साथ, सुन लो मेरी बात को, ये बड़ी काम की चीज है, जेई मेंस में इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई मेंस में आ चुका है कि अगर कभी किसी रिएक्शन के साथ एरो पर रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है या इस रिएक्शन के बगल में लिखा हुआ है और ये नहीं मेंशन्ड है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू ए है, बी है, क्या है, तो उसे फिर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन ले लेना, उसे फिर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन ले लेना। यानी यहां पर ये एक्सप्रेशन सही है, सी के लिए 1 बाय एन डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू K2 इंटू ए। अब ये फिर से वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो अब देखा जाए तो इसकी वैल्यू तो फिर से K1A आ गई, इसकी वैल्यू फिर से K2A आ गई। अगर मैं ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दूं तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू
K1 plus K2 into concentration of A into concentration of A, यानी AT equals to A naught e की पावर माइनस K1 plus K2 T। आप कह सकते हो सर ये तो फॉर्मूला वही आ गया, ए की रेट ऑफ ए की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो यहां आया था वही यहां आया है। यस, क्यों वही आया है? बिकॉज देखो ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है ना वो केवल किस पर डिपेंड कर रही है? ए की कंसंट्रेशन पर, K1 और K2 पर। वो तो हमने चेंज ही नहीं किया, वो तो हमने चेंज ही नहीं किया, अभी भी K1 K1 ही है, K2 K2 ही है। तो इसीलिए ए की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला वही आएगा। ए किस रेट से डिसअपियर हो रहा है? वो K1 और K2 पर डिपेंड कर रहा है। K1 K2 चेंज होंगे तो ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस चेंज होगी, ए की कंसंट्रेशन चेंज होगी, बट वो तो चेंज हुए ही नहीं। हाँ, लेकिन अब ए के 1 मोल से बी 1 मोल नहीं बना रहा है, m मोल्स बना रहा है। अब उसको m टाइम्स कर रहा है, तो उससे बी और सी की कंसंट्रेशन m और n टाइम्स होगी। यानी जो बी और सी की कंसंट्रेशन, अभी भी ए उतना ही बी की तरफ जा रहा है, अभी भी ए उतना ही सी की तरफ जा रहा है। ए में कोई फर्क नहीं पड़ा, ए को तो मेरे को इतना इधर जाना है, मेरे को इतना इधर जाना है, दैट्स इट। लेकिन अब बी क्या कर रहा है? उसके मोल्स को m टाइम्स, सी के मोल्स को n टाइम्स। इसीलिए अब अगर मैं यहां पर बी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पूछूं, अगर आपसे सोचो इंटीग्रेशन वाले तरीके से सोचो, तो ये ए की कंसंट्रेशन तो वही आई है, केवल चेंज क्या हुआ? ये m जो कि इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी के केस में n, बाकी वो का वही फॉर्मूले रहेंगे, वही फॉर्मूले रहेंगे। यानी यूं सोचो यहां पर ए के अभी भी कितने मोल्स बी की तरफ जा रहे हैं? K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स। अभी भी इतने ही मोल्स बी के ए के बी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बी उसको कितने टाइम्स कर रहा है? m टाइम्स। बी उसको कितने टाइम्स कर रहा है? m टाइम्स। और सी उसको, सी की तरफ ए के कितने मोल्स जाएंगे? K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स। और सी उसको कितने टाइम्स कर रहा है? n टाइम्स। यानी जो फॉर्मूले यहां थे उसको m और n से मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर। हाँ, इस बार यहां पर b और c की कंसंट्रेशन का रेशियो केवल K1 अपॉन K2 नहीं होगा, m K1 अपॉन n K2 होगा। यहां पर क्या था? K1 अपॉन K2, क्योंकि यहां पर b ने मोल्स को m टाइम्स कर लिया, c ने मोल्स को n टाइम्स कर लिया। याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि और कहीं पर भी यूज होगी, जो इसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, जो इसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। और ये फॉर्मूला आपको सब जगह दिखेगा। अगर ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसका मतलब ही है कि ये के विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है। ये फॉर्मूला हर जगह दिखेगा, लेकिन हर कोई भी ये नहीं बोलता कि ये के किसके रेस्पेक्ट में है, के किसके रेस्पेक्ट में है। तो क्या ये फॉर्मूले भी याद हो गए? बोलो जी, बोलो बोलो। कुछ कह सकते हो सर इसमें क्या याद करना? ए का तो वही था, बी को m टाइम्स करना था, सी को n टाइम्स करना था, हो गए याद। लास्ट वाले भी याद थे, आज भी याद है। हाँ जी, याद हो गए ना? बोलो बोलो। हाँ देवांश, फिर के विथ रिस्पेक्ट टू बी होता तो फिर थोड़ा फॉर्मूला अलग होता, फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, याद हो गए। यानी अभी तक सुन लो, पैरेलल के फॉर्मूले सारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, पैरेलल के सारे फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे हुए हैं, और ये सब हमें याद है। ये मत कहना सर याद करने पड़ेंगे, ये सब याद है, ये ध्यान रखना। एक्स क्या है वो पता होना चाहिए। अच्छा दीपक बेटा, तुम भी कुछ मेहनत कर लो, तुम्हें ही जेई देना, मैं नहीं देने आऊंगा, है ना। इतना ही करने से तो थोड़े लेक्चर्स देखो पुराने, एक्स क्या है वो पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये मैं आपको बता दूं, जेई एडवांस वाले हमेशा क्वेश्चन उस पॉइंट पर बनाते हैं जहां उन्हें पता होता है कि ये गलती करेगा। उनकी नेचर वही है कि ये गलती होती ना यहां क्वेश्चन बनाओ, ये गलती होती यहां क्वेश्चन बनाओ। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो ये अब यहां पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, बट हां अभी इसमें एक और केस हम लेंगे। जैसे अभी इसमें एक केस और बाकी है कि हो सकता है ए का कोफिशिएंट भी बदल जाए, ए का कोफिशिएंट मान लो कुछ और पी हो जाए, फिर क्या होगा? फिर अगर ऐसे समझो तो ए का कोफिशिएंट अगर पी
P फॉर पैरट, तो फिर यहां x अपॉन पी आएगा, फिर x अपॉन पी आएगा, तो यहां x अपॉन पी वाली टर्म आएगी, तो इस इंटीग्रेशन में यहां e की पावर p इंटू k1 प्लस k2 हो जाएगा, क्योंकि वो p 1 अपॉन p k1 प्लस k2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर फिर p की टर्म आएगी। तो अगर a का कोफिशिएंट भी बदलता है तो पूरा ये प्रोसेस आप कर सकते हो, कहां कहां चेंज होंगे वो इंटीग्रेशन से भी समझ में आ जाएंगे, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, उसी को मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, ये कोई रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट K1, और अब मैंने इस रिएक्शन को 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और इसका रेट कांस्टेंट है K2। सेम रिएक्शन है, क्वेश्चन ये है आपको ये बताना है क्या K1 इक्वल्स टू K2 या 2K1 इक्वल्स टू K2 या K1 इक्वल्स टू 2K2 या K2 इक्वल्स टू K1 का स्क्वायर। देवांश बिल्कुल बताइए जी, बताइए आंसर। ए भी दिख रहा है, बॉम्बे भी दिख रहा है, कैलकटा भी दिख रहा है, बड़ा मिक्स्ड रिजल्ट आ रहा है मुझे लगता है। इक्वली ए बी सी, डी किसी ने वैसे मार्क नहीं किया, वो चला गया, मैसेज चला गया, तो डी तो नहीं है ऐसा। यानी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जी, बोलिए क्या होगा। किसी ने लिखा सर चलो आपकी इच्छा है तो डी भी मार्क कर देता हूं मैं, हाँ अब मेरी इच्छा रख ली तुम लोगों ने। अब देखिए समझो क्या आंसर आएगा वो अभी देखते हैं। अगर मैं एक रिएक्शन को ऑन पेपर ऐसे लिखता हूं या ऐसे लिखता हूं या किसी और तरीके से लिखता हूं, क्या एक्चुअल में रिएक्शन की रेट बदल जाएगी? कि अच्छा मैंने रिएक्शन को ऐसे लिख दी तो रिएक्शन की रेट और ये हो जाएगी, ये ऐसे लिखी तो अरे कंटेनर में तो जो जिस स्पीड से रिएक्शन हो रही है वैसी होगी। सोचो एक रिएक्शन हो रही है, आसपास दो लड़के बैठ गए, एक ने रिएक्शन ऐसे लिख दी, एक ने रिएक्शन ऐसे लिख दी, अब रिएक्शन कंफ्यूज कि मैं किसकी मानूं, इसकी मानूं या इसकी मानूं, ऐसा उसकी तो रेट वही रहेगी, राइट। इसका मतलब, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एक रिएक्शन हो रही उसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये सही सही डेटा है। एक रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगी। मैंने बैलेंसिंग अलग तरह से की, आपने अलग तरीके से की, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर अलग आएगा, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर अलग आएगा। लेकिन दोनों की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और दोनों के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस का आंसर वो कभी अलग नहीं आएगा, वो कभी अलग नहीं आएगा। तो यहां से चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालो या यहां से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालो, वो आंसर सेम आना चाहिए। तो यहां पर जब मैं रेट लिखूंगा तो ये ध्यान रखना, ये K1 भी विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन है, ये K2 भी विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन है, बिकॉज ये विथ रिएक्शन के साथ लिखा हुआ है, ये रिएक्शन के साथ लिखा हुआ है, तो ये भी विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन। सिंस ये K जो है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन है, इसीलिए यहां पर हमें जो रेट लिखनी होगी वो भी विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन ही लिखनी होगी। विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर में मान रहा हूं K1 इंटू ए, और यहां पर भी K2 इंटू ही ए आएगा। अब दोनों को कंपेयर करें तो इस 2 को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, जब हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो K1 इक्वल्स टू 2K2, K1 इक्वल्स टू 2K2। समझो इस 2 को इधर लेके गया, कंपेयर कर लिया, क्योंकि यहां से एक ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालें या यहां से एक ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालें, दोनों आंसर सेम आने चाहिए, यानी K1 इक्वल्स टू 2K2, मतलब कैलकाटा आंसर है। इसको ऐसे समझ लो तो K2 इस रिएक्शन का जो एक रेट कांस्टेंट है वो K1/2 है, वो K1/2 है। यानी
अगर आप किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन उस फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। बट ध्यान रखना कौन सा रेट कांस्टेंट है ये, विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन। अगर मैं किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए चेंज नहीं होगा, रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू बी चेंज नहीं होगा। ये जो रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन है ना, ये चेंज होगा। जैसे रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देने पर रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर चेंज हो जाता है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन का आंसर भी चेंज हो जाएगा। ये चेंज केवल कौन से डेटा हो रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन वाले, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन वाले, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कौन से रेट कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन वाले। अगर कोई विथ रेस्पेक्ट टू ए है, अगर मेरे पास एक रेट कांस्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू ए, आप रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 10 से करो, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन वाला चेंज हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है कि अगर किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन उस फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके साथ में मैं आपको 2-3 चीजें और बता दूं। आप सबको पता है कि किसी रिएक्शन को अगर किसी फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो डेल्टा एच होता ना, वो उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, पता है उसका क्या होता है, वो स्क्वायर से चला जाता है। डेल्टा जी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये तो उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर से, बट रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन जो है वो उस फैक्टर से डिवाइड हो जाता है। और आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है, यानी सारी चीजें आ गई। डेल्टा एच, डेल्टा जी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर से चेंज हो रहा है। रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन उस फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा वहां मैं बताऊंगा। इनको एक साथ याद करो तब ढंग से याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और उसमें स्क्वायर था या इसमें स्क्वायर था, उसमें डिवाइड था या इसमें डिवाइड था, किसमें मल्टीप्लाई करना था, वो भूल जाओगे, वो भूल जाओगे। सप्तांशु सामने सामने लिखा हुआ है और फिर कह रहे हो कि इक्विलिब्रियम में सेम है, राइट? तो ये ध्यान रखना। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, P इक्वल्स, अगर मैं ये कह देता हूं कि जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे, अगर मैं A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बदल देता हूं, M टाइम्स B N टाइम्स C, ये K1 ये K2। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को P से डिवाइड कर दूं। अगर इसको पूरे को P से डिवाइड कर दूं तो ये M बाई पी बी हो जाएगा, ये N बाई पी सी हो जाएगा, और ये P से डिवाइड कर रहा हूं तो ये P K1 हो जाएगा, डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई, और ये P K2 हो जाएगा। यानी सारे डेटा ये बदल गए। अब वही फॉर्मूले लगा सकते हो जो अभी हमने डिराइव किए थे, लेकिन K की जगह PK1, K2 की जगह PK2, M की जगह M बाई P, N की जगह भी N बाई P आएगा। यानी एक फॉर्मूला लिख देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ B का, B की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, PK1, तो P तो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वो तो K1 प्लस K2 आएगा, P ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो गया, इंटू एक्स। लेकिन हाँ, ये उसको M टाइम्स के बजाय कितना करेगा, M इंटू P टाइम्स। थोड़ा लॉजिक लगाओगे, देखो बेटा सब सही हो जाएगा। और जिस दिन जेई ने इस पर क्वेश्चन दे दिया ना, अभी लग रहा है टफ है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है जेई में तब लगता है अरे यार, इस बार के पेपर को देखो, किरचॉफ इक्वेशन, एंट्रोपी पे कर्व क्वेश्चन आया था। बहुतों को लगता है ये क्यों पढ़ा रहे हो यार सर, ये तो ऊपर जा रहा है, हवा में जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, इतना टफ है। तो जेई ने दे दिया भाई, किया तो अच्छी रैंक, नहीं किया तो नहीं। तो ये हमें तो एक स्टेप हमेशा आगे रहना पड़ेगा, जेई से एक स्टेप आगे। हमें थोड़ी पता कि जेई की क्या है, तो थोड़ा सा तो हमें कि हाँ ये भी दे सकता है। तो चाहता तो मैं A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस सी पे ही छोड़ देता आपको, A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस सी, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं वो करता तो मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको सारी चीजें बतानी है। देखो ये सीधी सी बात है, मुझे आपको सारी जो चांसेस हैं, अब उसके चांसेस कितने हैं वो तो नहीं पता,
वो तो नहीं पता मैडम। हाँ, रुचित इज आस्किंग कितनी प्रोबेबिलिटी है ये आने की। हाँ, अच्छा बता दो, मैंने बता दी प्रोबेबिलिटी, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? 10%, 1%, फिर तुम ये बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी तक तुम पढ़ोगे और कितनी प्रोबेबिलिटी तक नहीं पढ़ोगे। चलो ये बताओ। रुचित पूछा कि कितनी प्रोबेबिलिटी आने की, तो मेरा क्वेश्चन है कि अच्छा अगर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी तब तुम पढ़ोगे। दूसरी क्वेश्चन, क्या तुम्हें लगता है मुझे सही सही प्रोबेबिलिटी पता होगी इसकी कि ये किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने की? तुम्हें उतना मेरे पर ट्रस्ट है? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पेपर सेट कर रहा हूं है? कि अगर मैं कह दूंगा कि प्रोबेबिलिटी 5% है, तो बहुत सारी चीजें जो मैं 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहा हूं उन पर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कुछ पर आए हैं कुछ पर नहीं आए, अभी भी नहीं आए, बट कुछ पर आए। ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊं दूंगा जिस पर क्वेश्चन जेई वालों ने दिए हैं, और ये भी लिख कह सकता हूं कि जो जेई दे रहे हैं उनमें से हार्डली 1% ने शायद वो पढ़ा होगा, बाकी को तो वो पढ़े ही नहीं है। जो जेई देने वाले हार्डली 1% भी ज्यादा बोल रहा हूं। चलो, तो फाइनली दिस इज पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, ये सारा पैरेलल के फॉर्मूले हैं, बी का भी फॉर्मूला लिख दिया, इसको देख लेना। देन नेक्स्ट आता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी तक इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे थे उन सब में हम यही मान रहे थे कि रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट में जा रहा है, लेकिन अब हम यहां पर यह भी मान रहे हैं कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहा है। एक्चुअल में तो हर रिएक्शन में ऐसा ही होता है भाई। एक्चुअल में हर रिएक्शन में ऐसा ही होता है कि ए बी में जाता है, बी ए में जाता है, लेकिन अभी तक हम आसान बनाने के लिए, ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, हम यही मान रहे थे कि ए ही बी में जा रहा है। बट अब चलिए एक और केस लेते हैं जहां पर ए से बी और बी से ए भी बन रहा है। अब लेकिन इसको आसान रखने के लिए इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1। अब ऐसी जो रिएक्शंस होती जिसमें ए से बी और बी से ए वापस बने, यहां पर हमें पता है कि ये रिएक्शन जो है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कम से कम हम ये तो बोलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम पर जाके कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम पर कंप्लीट हो जाएगी। ये रिएक्शन तो इनफाइनाइट टाइम पर भी कंप्लीट नहीं होगी। एट द एंड कुछ ए भी होगा, कुछ बी भी होगा, और यहां पर हम कहते हैं कि कंप्लीट नहीं होगी, कुछ टाइम के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। यानी इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन ए, इसकी 0, टाइम टी पर इसमें से एक्स रिएक्ट कर गया, इसका एक्स बनेगा, इनफाइनाइट टाइम पर इसमें से ई एक्स ई, तो ये क्या बन गया? एक्स ई। दिस इज एट इक्विलिब्रियम एट टाइम टी। ये इसके बाद अब कोई चेंज नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम पर ए और बी की क्या कंसंट्रेशन होगी, ये आप ऑलरेडी इक्विलिब्रियम चैप्टर में कर चुके हो। अगर मुझे ये कहा जाए कि बताओ इक्विलिब्रियम पर ए और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, यस हमें क्या पता होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि किसके बराबर होता है? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड एट इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम पर ये जो कंसंट्रेशन का रेशियो है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा, और इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन एक्स ई, ई मतलब इक्विलिब्रियम, ए माइनस एक्स ई, ए माइनस एक्स ई। राइट, चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, के एफ पता है, के बी पता है, ए पता है, तो यहां से एक्स ई के लिए सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। एक्स ई के लिए अगर सॉल्व करना है, के एफ इंटू ए, और ये एक्स ई इधर आएगा तो उसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो के एफ प्लस के बी इंटू एक्स ई। के एफ पता है, के ए पता है, के एफ के बी पता, तो यहां से किसके लिए सॉल्व कर लो? एक्स ई के लिए सॉल्व कर लो। एक्स ई के लिए सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी हमें इक्विलिब्रियम पर ए और बी की कंसंट्रेशन नहीं निकालनी भाई, ये तो इक्विलिब्रियम में करते हैं। यहां क्या करना है? तो
यहां पर तो हमें ये बताना है कि आफ्टर 5 मिनट्स बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10 मिनट्स पर बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, 100 मिनट्स पर क्या होगी, और ये इक्विलिब्रियम जो हम कह रहे हैं वो आएगा वो कितने टाइम के बाद आएगा, कब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, कब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। नहीं, बात काइनेटिक्स में टाइम की होती है, थर्मोडायनेमिक्स में टाइम की नहीं होती, इक्विलिब्रियम में टाइम की नहीं होती, काइनेटिक्स में बात केवल टाइम की होती है। टाइम चाहिए, टाइम, राइट। तो तो अब यहां पर कैसे करें, तो हो क्या रहा है यहां पर, ए जो है डिसअपियर भी हो रहा और अपियर भी हो रहा, तो इस बार हम ए की रेट जब लिखेंगे तो ये ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या आएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, लेकिन साथ में ए बन भी रहा है तो ए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी। अब एक किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, फॉरवर्ड से, तो फॉरवर्ड की रेट क्या हो जाएगी, के एफ इंटू ए, ये फॉरवर्ड की रेट है। अपियर होने की रेट क्या होगी, बैकवर्ड से, के बी इंटू ए, सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ए की कंसंट्रेशन पे नहीं, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट, बैकवर्ड के लिए बी रिएक्टेंट, तो ये फॉरवर्ड की रेट, ये बैकवर्ड की रेट, तो ये कह सकते हो नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये इस बार ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगी, जिसमें डिसअपियरेंस माइनस अपीयरेंस लिखना होगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन वही यहां पर प्रॉब्लम है, 3 वेरिएबल है, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और टाइम, तो सबको किसकी टर्म में पुट करो, एक्स की टर्म में। यहां लिख रहा हूं मैं इस चीज को अब एक्स की टर्म में, तो ये तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ए की जगह ए माइनस एक्स तो डी एक्स अपॉन डी टी, के एफ इंटू ए माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स। राइट, देन यहां पर इसको अगर हम ओपन करें, के एफ इंटू ए, ये एक्स कॉमन, के एफ प्लस के बी, के एफ प्लस के बी, राइट। अब चाहो तो यहां पर आप इस पूरे एक्सप्रेशन, ये तो सब कांस्टेंट एक्स ही वेरिएबल, इस पूरी टर्म को इधर नीचे लेके आ जाओ, 0 से लेके एक्स तक इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने पे जो एक्सप्रेशन आएगा ना वो थोड़ा बड़ा होगा। अगर एक छोटा सा चेंज कर दो ना आप, तो फाइनल रिजल्ट को याद करना आसान होगा। छोटा सा चेंज क्या है, ये के एफ इंटू ए है और ये भी के एफ इंटू ए है, मैं ये वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये के एफ प्लस के बी वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, के एफ प्लस के बी, और इससे क्या आएगा, एक्स सी, और ये x, और जैसे a कांस्टेंट है वैसे x भी कांस्टेंट है। इनिशियली जैसे ही आपने a के कुछ मोल्स डाले a, उसी तरह से x ही फिक्स, a फिक्स तो x ही फिक्स, एंड इसकी वैल्यू 5 तो इसकी फिक्स है। तो ये x वेरिएबल, वेरिएबल क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, x ही नहीं चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। अब आपको इसको वापस से इंटीग्रेट करना है, तो ये लगभग कुछ फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही दिख रहा है आपको। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, के ए माइनस एक्स, वहां ए माइनस एक्स होता है, के की जगह वहां के होता है, यहां के की जगह के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, ए की जगह ए माइनस एक्स की जगह एक्स ही माइनस एक्स। तो अब इसका मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूं, आप चाहो तो इंटीग्रेट कर देना, 0 से एक्स, 0 से टी, बट आंसर यही आएगा, एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स, के एफ प्लस के बी इंटू टी। यानी फर्स्ट ऑर्डर की तरह फॉर्मूला आ गया। कार्तिक उसको सॉल्व करो ना, ए माइनस एक्स को, तो वही आएगा। तो यहां पर इसको फर्स्ट ऑर्डर से रिलेट करो, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेट करो। फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला क्या होता है, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, यहां पर एल एन एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी, यहां के एफ प्लस के बी इंटू टी, वहां के की जगह के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड।
राइट यानी एक और फॉर्मूला, लेकिन याद करना आसान है। बट ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन जब आएंगे तो एक्सी दे नहीं रखा होगा, आपको ए दे रखा होगा, इसीलिए दो फॉर्मूले याद रखना। ये तो फॉर्मूला क्या है, यूं कह दो इक्विलिब्रियम पर पहले बी की कंसंट्रेशन निकालनी होगी, तो पहले यहां से ए पता है, एक्सी निकालो। एक्सी क्या है, इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन, वो यहां पुट करनी पड़ेगी, वो यहां पुट करनी पड़ेगी। अगर आपको ए की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी तो पहले इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन निकालो। और आपको लग रहा है नहीं सर इतना क्यों करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक काम करो, ये एक्सी पहले हमने ए को एक्सी की टर्म में पुट किया, आप एक काम करो अब वापस एक्सी को ए की टर्म में पुट कर दो। लेकिन जैसे ही अभी आप एक्सी को ए की टर्म में पुट करोगे ये फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है कहीं ना कहीं तो पेन लेना ही पड़ेगा। देखो वो आपके ऊपर है, सिचुएशन सामने है, फॉर्मूला याद रखो। इंटरेस्टिंग चीज यहां से मैं बताता हूं, जो जिस पर क्वेश्चन आते हैं, कि एक तो किसी टाइम टी पर हम यहां से एक्स निकाल सकते हैं, किसी टाइम टी पर हम यहां से एक्स निकाल सकते हैं, राइट। बट एक क्वेश्चन यहां पर भी आता है टी हाफ, लेकिन ये वाला टी हाफ बाकी टी हाफ से बहुत अलग है, ये वाला टी हाफ बाकी टी हाफ से बहुत अलग है, क्योंकि हो सकता है ये रिएक्शन 50% हो ही ना, 30% पे इक्विलिब्रियम आ जाए, 10% पे इक्विलिब्रियम आ जाए। तो यहां टी हाफ का क्या मतलब है, यहां टी हाफ का मतलब व्हेन x इक्वल्स टू एक्स ई बाई टू, जब जितना इक्विलिब्रियम पर बी बन रहा है उसका आधा बनने में, उसका आधा बनने में कितना टाइम लगेगा, राइट। उसका आधा बनने में, इक्विलिब्रियम तक जितना बी बन रहा है उसका आधा बनने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज, वही एक्सी की जगह एक्सी बाई टू पुट कर दो, तो ये ln 2 अपॉन के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं। यानी यहां पर जब टी हाफ पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ही यही है कि इक्विलिब्रियम तक जितना बी बन रहा है उसका आधा, इक्विलिब्रियम तक जितना बी बन रहा है उसका आधा। ये इक्विलिब्रियम टाइम का हाफ नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम टाइम का हाफ नहीं होगा। कोई जीरो ऑर्डर थोड़ी रिएक्शन है जहां पर कंप्लीशन टाइम का आधा टी हाफ। निखिल ने पूछा, हाई निखिल बेटा ये कहां से आया, यहां से आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये लिख सकते हो, इससे ये आ गया, ठीक है। तो यहां से टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हो, और ये फॉर्मूले याद रख लो, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है और ये टी हाफ याद रखना है, ये दोनों चीजें आपको यहां याद रखनी है। और एक चीज और बता दूं, चाहो तो थोड़ा सा, यानी चलिए अभी तो ये याद रखना, तो दिस इज अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन। ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आते, मोस्टली क्वेश्चन पैरेलल पर आते हैं, इस पर कम आते हैं, बट पता होना चाहिए आपको। बट अब आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज सिक्वेंशियल रिएक्शन। sequential reaction, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको इसका मैं बता दूं ये कितना इंटरेस्टिंग है, उसका एक आइडिया दे देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं ना, इसी कॉन्सेप्ट से अर्थ की एज डिटरमाइन होती है। आपको पता है अर्थ की एज कितनी है, इस अर्थ की एज का कुछ आइडिया है, बताओ देखें लिख के कुछ, थोड़ा बहुत जो भी नियर बाई चलेगा, 5-10 साल की एरर कोई प्रॉब्लम नहीं, 5-10 साल की एरर चलेगी, 5-10 साल ऊपर नीचे चलेगा। आ रहा है आंसर, कुछ आ रहा है, बिलियंस ऑफ बिलियन ईयर, बिलियंस ऑफ बिलियन, वाह। मुकुल ने 12722828, ये सही है बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है सर को थोड़ी पता होगा, लिख दो कुछ भी है।
सर को तो पता होगा नहीं, तो मुकुल ने 12722828 कुछ लिख दिया भाई। ये आंसर सबसे अच्छा है। एक आंसर बहुत पसंद आया सर, बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी सर, मेरे से तो पहले ही, मेरे जन्म से पहले ही है सर, बस इतना सा पता है। गुड। आंसर इज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स। 4.5 बिलियन। और इसमें हम कहते हैं ±0.5, ये बिलियंस में ध्यान रखना की एरर हो सकती है। वैसे तो लगता है 4.5 के रिस्पेक्ट में 0.05 बहुत कम है। 0.05 एरर बहुत कम है, 0.05 इसको कन्वर्ट करो 0.05 बिलियन यानी 50 मिलियन ईयर्स की एरर है। 50 मिलियन ईयर्स की एरर है। आप सोचो। और ये कैसे आया, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसी से आया। बट हाँ, इतना आसान नहीं कि सर आज हमें बताओगे, इसके लिए पहले बहुत कुछ ये समझना पड़ेगा, रेडियो एक्टिविटी समझनी पड़ेगी, वो रेडियो एक्टिविटी के एप्लीकेशन से वो फाइनली आता है। हाँ, यूरेनियम से निकाला जाता है, यूरेनियम बिल्कुल सही कहा ऋतुराज, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 का जो टी हाफ टाइम होता है वो बिलियन ईयर्स के आसपास है, 10⁻⁹ ईयर्स के आसपास। तो वो वहां से सब निकल के आता है। बट बड़ा शानदार तरीका, अगर आप उसको पढ़ लो ना, मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या साइंटिस्ट है जिसने ये फाइंड आउट किया होगा, ये कैसे कोई पता कर सकता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये कैसे कोई पता कर सकता है। कार्बन 14 से नहीं आता, कार्बन 14 फॉसिल्स के लिए यूज होता है, फॉसिल से नहीं आया है। और कार्बन 14 जो टेक्निक है उससे आप ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार साल पहले वाली चीजों तक की एज निकाल सकते हो। उसके बाद कार्बन डेटिंग टेक्निक काम नहीं आती है। दैट इज फॉर 60-70 या मैक्सिमम 1 लाख ईयर्स, 60-70 थाउजेंड ईयर, 80,000 ईयर्स। उसके बाद कार्बन डेटिंग टेक्निक नहीं काम आती है। चलो जी, वो एक अलग बात हो गई, जस्ट टू शो कि हाँ भाई जो हम पढ़ रहे हैं ना वो बहुत काम की चीजें हैं, वो बहुत काम की चीजें हैं। बट होता क्या कि अभी इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। ये नहीं कि अभी पढ़ा देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये जो चीज जा रही है इस स्पीड से हो रही है, वो वहां प्रॉब्लम आती है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन दिख जाए तो बड़ा मजा आता है, अरे वाह मजा आ रहा है, आज तो मुझे ने ये सीख लिया। अब आप पता किसी को समझाओ तो कुछ समझा भी नहीं सकते कि देखो आज मैंने ये सीखा है, आज मैंने पैरेलल के फॉर्मूल का यार क्या करना है, तो ये बता कि मोबाइल कैसे चलता है। उसको तो ये लगता है मोबाइल में ये कैसे करूं, उसको इससे मतलब है डेली कि मोबाइल में ये गेम चलाना है, मोबाइल में फ्री में मोबाइल नेट कैसे यूज कर सकता हूँ। लोगों को तो ये चाहिए कि बिना नेट के कैसे इंटरनेट चल जाए। नहीं, उसमें तुम उसको कहोगे पैरेलल है तो चलो जी। अब सिक्वेंशियल रिएक्शन पर आते हैं। ये तो वापस हटा रहा हूं। सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब ए कन्वर्टिंग इनटू सम इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट फिर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। मैंने ये एक ही लाइन में लिख दिया, आप चाहो तो 2 स्टेप में लिख सकते हो, ए कन्वर्टिंग इनटू इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट फिर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2। राइट। हाँ बिल्कुल सही बेटा, लोगों को तो यही चाहिए कि बिना नेट के इंटरनेट चल जाए, कितना मजा आ जाए। यानी यूं सोचो फ्री का नेट बोल दो भाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड नेट फ्री हो जाए, होता है बहुत जगह। धीरे धीरे हो सकता है एक टाइम आए जब लगे यार अब तो ये फ्री में ही ले लो यार तुम नेट, ठीक है यार, गवर्नमेंट ही फ्री करते। नहीं,
जनता कह रही सर इतनी चीजें नहीं सोचते, हम तो एक ही चीज सोचते हैं कि बिना पढ़ाई के जेई में रैंक कैसे आ जाए, बस यही चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं पता। वो बाकी सब मैनेज किया जा सकता है। चलो जी, अब इस पर आ जाते हैं। अब यहां पर भी सिंपल सा एक केस ले रहा हूं, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और यहां चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, रिवर्सिबल में भी ध्यान रखना, एक ही केस लिया है। अगर आप इसमें 2a कन्वर्टिंग इनटू b और ऐसा कुछ ले लोगे ना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसीलिए a कन्वर्टिंग इनटू b, इसी पर क्वेश्चन आएंगे। यहां पर भी सबके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 1। किसी टाइम पर एक ही कंसंट्रेशन निकालनी है, सबसे पहले एक ही कंसंट्रेशन के लिए क्या करें, तो ए डिसअपियर हो रहा है और ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके बराबर होगी, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की रेट पर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस पर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। इसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस एक तो K1 पर डिपेंड करेगी और एक ए की कंसंट्रेशन पर। अगर ये इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्ट कर रहा है, फर्दर रिएक्ट नहीं कर रहा है, उससे ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस रिएक्शन की रेट का इससे कोई लेना देना नहीं। यानी कह सकते हो इसका मतलब ये तो फॉर्मूला वही आ जाएगा, AT इक्वल्स टू A नॉट ई की पावर माइनस KT। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये तो वही फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला है। ए को कोई मतलब नहीं कि इंटरमीडिएट आगे डिसअपियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आगे रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे ए को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो चलो ए का फॉर्मूला तो आ गया, 1/3 काम तो हो गया भाई, 1/3 काम हो गया। ठीक है, अब इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा, फॉर आई DI अपॉन DT DI अपॉन DT इक्वल्स टू, अब इंटरमीडिएट बन भी रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है, डिसअपियर भी हो रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस माइनस डिसअपियरेंस। इंटरमीडिएट किस रेट से बन रहा है, फर्स्ट रिएक्शन से। डिसअपियर किससे हो रहा है, सेकंड रिएक्शन से। ए की रेट, इंटरमीडिएट की रेट ऑफ अपीयरेंस, इसकी अपीयर होने की रेट तो एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, बट इसकी डिसअपियर होने की रेट जो है वो इसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। अब यहां पर फिर से वही प्रॉब्लम, 3 वेरिएबल है, इंटरमीडिएट, ए की कंसंट्रेशन, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन और टाइम, ए, आई और टी। अब इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल काम है भाई। कहां तक पढ़ चुके हो इंटीग्रेशन, हाँ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फरजान आ सकता है, DI/DT नेगेटिव भी हो सकता। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो, मिक्स्ड रेस्पॉन्स। खैर, अभी यहां पर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो मैं नहीं बता रहा हूं, बट एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है जिससे इसको इंटीग्रेट किया जाता है। ऐसे इंटीग्रेट ये नहीं होने वाला। फाइनली जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 माइनस K1 A नॉट ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर K2T। हाँ, ये पहला फॉर्मूला है जो बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है और इसको याद ही करना पड़ेगा।
इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन मैंने नहीं बताया आपको, यहां से आगे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो मैंने नहीं बताया। डायरेक्ट आप तो रिजल्ट याद रखो, डायरेक्ट रिजल्ट याद करो। प्रसन्ना, बिल्कुल सही प्रसन्ना जी, आपने जो लिखा है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, बिल्कुल सही। जिनको पता है ठीक है, अदरवाइज तो ये रिजल्ट याद रखो। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग थोड़ा है इसमें। मैं एक चीज आपको बता दूं, फॉर्मेट तो याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मेट तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन कंफ्यूजन बहुतों को क्या होता है, सर ये K1 पहले आता है या K2, ये कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहां K2 पहले, यहां K1। तो मैं एक चीज आपको यहां से भाई बता दूं कि फॉर्मेट याद करो, बाकी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इंटरमीडिएट का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर आपने गलती से भी K1 या K2 को किसी को पहले लिख लिया तो केवल गड़बड़ ये होगी कि आपका आंसर प्लस की जगह माइनस में आ जाएगा, और ये आपको भी पता है कि कंसंट्रेशन तो माइनस में आ नहीं सकती, इसका मतलब आपने किसी को गलत लिखा है, राइट। हाँ, बट अगर समटाइम्स कभी फॉर्मूला आपको चेक करना कि यार सही लिखा या नहीं लिखा, तो उसका भी तरीका बता रहा हूं। मान लो आपने ये फॉर्मूला ये लिखा और आपको चेक करना कि यार क्या इससे आंसर प्लस आएगा या नहीं आएगा, कैसे चेक करो। तो ऐसे लिख लिया, तो मान लो K2 की वैल्यू K1 से बड़ी है, तो जरूरी नहीं है, मैंने मान लिया। अगर K2 K1 से बड़ा है तो ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, तो न्यूमेरेटर भी पॉजिटिव आना चाहिए। अब K2 बड़ा है तो e की पावर माइनस K2 वाली टर्म कम होगी। अगर K2 बड़ा तो ये कम, और ये पीछे है तो ये छोटी ये बड़ी। K2 बड़ा, ये वाली टर्म छोटी, तो यहां से भी पॉजिटिव यहां से भी पॉजिटिव। ये किसकी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हो गया, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का। अब किसकी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बचा, पी की कंसंट्रेशन का। वो आसान है क्योंकि वो केवल बन ही रहा है, वो केवल बन ही रहा है। तो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आई, यहां से ये बड़ा सा फॉर्मूला यहां पुट करो, dt को इधर लेके जाओ और फिर उसे इंटीग्रेट कर दो। ये इंटीग्रेशन ऐसे ही हो जाएगा, लेंदी जरूर है लेकिन हो जाएगा। e की पावर माइनस KT का एक्सप्रेशन है, वो हो जाएगा, लेंदी जरूर है। मैं फिर से यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, A0 1 माइनस K2 e की पावर माइनस K1t माइनस K1 e की पावर माइनस K2t अपॉन K2 माइनस K1। ये फॉर्मूला अब इसमें याद करने का तरीका बताता हूं। नीचे K2 माइनस K1, तो ऊपर ये K2 और K1, लेकिन अगर K2 है तो उससे मल्टीप्लाई e की पावर माइनस KT की टर्म आएगी। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर कभी e की पावर प्लस में कोई टर्म नहीं आती, तो यहां पर भी e की पावर माइनस KT, e की पावर माइनस KT, तो टर्म्स तो e की पावर माइनस में ही आती है। ये ध्यान रखना, यहाँ K2 यहाँ K2 यहाँ K1 यहाँ K1, बट K2 के साथ में K1 वाली टर्म, ऊपर K1 के साथ में K2। थोड़ा लॉजिक लगाओगे याद हो जाएगा, थोड़ा लॉजिक लगाओगे याद हो जाएगा। करो, एक काम करो, याद करो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। ये तो चलो याद ही है, ये फॉर्मूला याद करो, पहले आंखें बंद करके सोचो, फिर रजिस्टर के लास्ट में या कहीं और पेपर पर ये दोनों फॉर्मूले बिना देखे लिखो, बिना देखे लिखो। सब फर्स्ट ऑर्डर मान के ही करना है इश्यू। हम अदिति हम डिराइव करके लेते आएंगे इन होमवर्क। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड।
याद हो गए? पक्का? सही सही लिख लिया पीछे दोनों बिना देखे? आज मेरा बर्थडे नहीं है भाई लोगों, नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ नए कपड़े पहने क्या मैंने? स्कूल में जैसे होता ना कि कोई नई ड्रेस पहन के आया तो आज तो बर्थडे बर्थडे, ऐसा है क्या? कपड़े तो नए नहीं है यार, वही पुरानी है। हम्म, पहले याद करो जल्दी से। फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। ओके। फिर कब है पता चल जाएगा बेटा यार, देखो मैंने कभी किसी स्टूडेंट को बर्थडे बताया नहीं अपना, लेकिन उनको पता कैसे चलता है ये नहीं पता, उनको पता चल जाता है। अच्छा, आज आप अच्छे लग रहे हो, इसका मतलब डेली तो नहीं लगते हो, आज सही लग रहे हो, चलो ठीक है, आज तो लग रहा हूँ। चलो जी चलो। हाँ हाँ, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता है। कुछ लोगों ने डेट सही सही लिखी है, लेकिन अब किसने सही लिखी किसने गलत लिखी वो नहीं पता। आज आप ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, ये लाइन ठीक है यार, हाँ। बाकी हैंडसम, आज ज्यादा हैंडसम, ऐसे थोड़ा सा इसमें और ज्यादा 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 हैंडसम, वेरी वेरी हैंडसम, वेरी वेरी वेरी, इस तरह से भी तुम लिख सकते हो। चलो जी। नाम बड़े आज बहुत सारे नए नए नाम दिख रहे हैं मेरे को आज यार। चलो अब इस पर आते हैं वापस, है ना? आज डिस्कशन नहीं करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, तो अलग से करेंगे। ओके। नाउ अब वापस इस ये फॉर्मूले तो आगे देखो तीनों के, ए आई और पी, तो जहां तक फॉर्मूले की बात है वो तो पता चल गया। लेकिन अब इन फॉर्मूले को देखकर ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता, ऐसा लगता है कि क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बताओ इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन क्या होगी, पी की कंसंट्रेशन क्या होगी? नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि 10 मिनट्स के बाद इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन बताओ, 20 मिनट्स के बाद इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो फिर क्वेश्चन क्या आएंगे उस पर आता हूं मैं। उससे पहले यहां पर इनकी कंसंट्रेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, यानी वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पर टाइम, तो एक ही कंसंट्रेशन का तो वही फर्स्ट ऑर्डर वाला ही कर्व आएगा। एक ही कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ कंटिन्यूसली कम हो रही है, तो ये कर्व किसका हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ ए धीरे 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 फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग कम होती जा रही है। बात आती इंटरमीडिएट, ये आपको ही पता कि इनिशियली तो इंटरमीडिएट नहीं होगा, इनिशियली केवल ए होगा। जैसे ही ए इंटरमीडिएट में जाएगा इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बट एट द एंड तो ये भी जीरो होगा, इंटरमीडिएट भी नहीं रहेगा। इसका मतलब इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगी, फिर वो कम होगी, फिर वो कम होगी। तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का अगर हम कर्व प्लॉट करें तो वो कर्व कुछ ऐसे होगा। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और बात आती है पी की कंसंट्रेशन का कर्व कैसा होगा? तो पी की कंसंट्रेशन तो देखो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और ये भी क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। उसके अलावा कर्व डिपेंड करेगा, कर्व का शेप इस पर डिपेंड करेगा K1 और K2 की वैल्यूज पर। आपको केवल ये दिखाना है कि वो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा। तो इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट पी की कंसंट्रेशन का कर्व तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा, वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा, ये पी की कंसंट्रेशन का। हाँ, बट सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है,
तो इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम जो हो सकती वो ए नोट ही हो सकती, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। और कौन सा कर्व किसको कहां कट कर रहा है अभी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सब K1 और K2 पर डिपेंड करेगा। आपको यूं कह दो बस ये देखना कि किसका कर्व बढ़ रहा है, किसका कर्व कम हो रहा है। ए का कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली कम हो रही है, पी की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और इंटरमीडिएट की पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, एक टाइम यहां दिख रहा है जब इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। बता सकते हो वो टाइम कौन सा है? उसको कहा जाता है टी मैक्स। अभी तक हमने टी हाफ, T3/4 की बातें की हैं, यहां एक को टर्म कौन सी आ गई? टी मैक्स। टी मैक्स का मतलब जब इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। ओके, आज अदिति का बर्थडे है, और किसी का बर्थडे क्या आज? मेरा तो तुम लोगों ने करवा ही दिया था। वापस इस पर आ रहा हूं मैं, उससे पहले हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और यही दुआएं कि अगले साल, तो इस टाइम पर कॉलेज तो नहीं खुलेंगे हाँ, बट अगले से अगले साल आप अपना बर्थडे किसी IIT में सेलिब्रेट करो। चलो तुम सबको मुझे लग रहा है मेरा बर्थडे की डेट तो सही सी पता चल गई, थैंक यू, धन्यवाद। बट अभी वापस इस पर आ जाते हैं। अब ये बताइए टी मैक्स की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम? क्या टी मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? पटेल का भी बर्थडे है, पटेल, आर यू इन क्लास? यस, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताओ। हाँ, बिल्कुल सही सही। ओहो, चलिए पटेल आपको भी हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अपना बर्थडे किसी IIT में सेलिब्रेट करो, और उसके 4-5 सालों के बाद आप सब जिनका भी बर्थडे है वो सब अपने बर्थडे, जब आपकी जॉब लग जाए तो शानदार पार्टी दो जिसमें हमें भी बुलाओ। इस टी मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस इंटरमीडिएट के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना होगा, यानी फॉर टी मैक्स DI/dt को क्या कर दो? 0, यानी इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, मैक्सिमा निकाल लो। तो ये आंसर कितना आता है? टी मैक्स इक्वल टू, सही निकाला किसी ने, ln K2/K1 डिवाइडेड बाय K2 - K1। इस पर क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेई मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। जेई मेंस वालों ने पूछ लिया कि बताओ इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कब मैक्सिमम होगी। जेई इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कब मैक्सिमम होगी वो टाइम बताइए, विच इज ln K2/K1/K2 - K1, राइट। इसमें देखो K1 को यहां ऊपर लिख दोगे, K2 नीचे, तो यहां K1 - K2 आ जाएगा, तो वो इश्यू नहीं है, आंसर प्लस में आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से टी मैक्स का डेटा निकाला जा सकता है, टी मैक्स का डेटा निकाला जा सकता है। लेकिन अब मैं इस पर और इंटरेस्टिंग बातों पे आ रहा हूं। ये तो चलो हमने कर ही लिया, ये फॉर्मूले भी सारे डिराइव हो गए, लेकिन अब ये अभी तक देखा जाए ना तो इसमें केमिस्ट्री कम है, मैथ्स ज्यादा थी। अब इसमें मैं केमिस्ट्री बताता हूं आपको, ये केमिस्ट्री ढूंढते हैं इसको, राइट। क्या केमिस्ट्री यहां पर है? लेट्स से ये सारा डिस्कशन, ये फॉर्मूले तो हमारे पास है ही है, बट मान लो एक कोई सिक्वेंशियल रिएक्शन है और उसमें हमने जब डेटा को देखा तो जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है कि K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1। अब
ये इंटरेस्टिंग चीज है भाई, यही कॉन्सेप्ट जो अब हम पढ़ रहे हैं उससे ही अर्थ की एज निकल के आती है। अगर K2 K1 से बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? तो जो P की कंसंट्रेशन का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था उसे वापस लिख रहा हूं, ए नॉट 1 माइनस, जो ये दो टर्म्स थी उसको अलग अलग लिख देता हूं मैं, पहले एक साथ थी K2 माइनस K1, माइनस का हो जाएगा प्लस K2 T अपॉन K2 माइनस K1। और अब हम कह रहे हैं कि K2 जो है वो K1 से बहुत बड़ा है, K2 जो है वो K1 से बहुत बड़ा है, तो K2 के रिस्पेक्ट में K1 को क्या कर दें, नेग्लेक्ट। K2 के रिस्पेक्ट में K1 को क्या कर दें, नेग्लेक्ट। ये तो हो गई नेग्लेक्ट। अब सोचो K2 बड़ा है तो K1 अपॉन K2 वाली टर्म 1 से बहुत छोटी होगी, यानी ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी, और K2 बड़ा है तो e की पावर माइनस K2 की t वाली टर्म भी बहुत छोटी होगी, ये भी 1 से बहुत छोटी, ये भी 1 से बहुत छोटी, तो इस पूरे को नेग्लेक्ट कर दो, इस पूरे को नेग्लेक्ट कर दो। यहां पर भी K2 के रेस्पेक्ट में K1 को नेग्लेक्ट कर दो, तो K2 से K2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, यहां पर क्या बचेगा, ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 t। बहुत सारी चीजें आपको यहां से मैं समझाऊंगा, बहुत जगह काम आएगी, बट ये रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सोचो K2 के रेस्पेक्ट में K1 को नेग्लेक्ट कर रहे थे आप, K2 के रेस्पेक्ट में K1 को, और फाइनल एक्सप्रेशन में से गायब पता कौन हो गया, K2। K2 नहीं, तो यहां आके ना वो डार्विन का एक स्टेटमेंट है ना, वो थोड़ा फेल हो जाता भाई। नहीं, द स्ट्रोंगेस्ट एंड द मोस्ट फिटेस्ट, ऐसा ही कुछ है। K2 गायब हो गया, जब क्या, हाँ, कौशल ने भी बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद ही गिर गए। दीपक इज सेइंग सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, गुड दीपक। चलो अब इस एक्सप्रेशन को देखो तो आपको पता है ये एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, x, ये क्या है x, मतलब अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड है ये, हाँ या ना, यानी ए की जितनी अमाउंट रिएक्ट कर रही है हम कह रहे हैं कि उतनी पी की कंसेंट्रेशन हो गई। ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, क्योंकि ए केवल पी में थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है, ए की जो अमाउंट रिएक्ट कर रही है उसमें से कुछ आई बन रहा है और उसमें से कुछ पी बन रहा है। ए के मान लो 5 मोल रिएक्ट करे तो इसके 5 बने होंगे, लेकिन इसमें से 2 इधर गए, 5 में से 2, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो तो ये कह रहा है यहां पर कि जितना ए रिएक्ट कर रहा है उतना पी बन गया, मतलब क्या आई बन ही नहीं रहा है, क्या आई बन ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है, आई यानी ए पी में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो आई में जा रहा है फिर आई से पी में जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पी की कंसंट्रेशन कितनी है, जितना ए रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसमें से ए माइनस एक्स, तो हम कह रहे हैं कि इसके एक्स, ये वही वाली बात होगी, ए माइनस एक्स तो इसका एक्स, मतलब जैसे इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है। इसको मैं समझाता हूं क्यों ऐसा हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये K2 जो है वो K1 से बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही ये इंटरमीडिएट बन रहा है K2 की वैल्यू ज्यादा है तो बनते ही रिएक्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट बना रिएक्ट कर गया, बना रिएक्ट कर गया, आया खत्म हो गया, आया खत्म हो गया, आया खत्म हो गया,
मतलब किसी भी टाइम पर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन अगर आप देखोगे तो वो बहुत कम है, वो बहुत ही कम है। तो आप ये कह दो कि इसकी थोड़ी बहुत जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, मतलब इसके 5 मोल रिएक्ट करे, इसके तो बहुत कम बचे हुए हैं, तो यानी 5 के 5 मोल यहां पहुंच गए। तो क्यों ना अब हम इसको ऐसे सोचें, ऐसे सोचें कि हमें तो देखो आंसर मैच करना है, तो यहां पर अब मैं आपको बताता हूं इसको आसान कैसे करना है। आसान करने का तरीका बता रहा हूं। कभी भी एक सिक्वेंशियल रिएक्शन में अगर किसी स्टेप का रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो, उस स्टेप को और स्टेप के रिएक्टेंट को वहां से गायब कर दो, वहां से गायब कर दो उस स्टेप को और उस स्टेप के रिएक्टेंट को वहां से गायब कर दो और एक सिंपल सी रिएक्शन लिख दो। इससे फायदा क्या हुआ, अब आप इजीली कह सकते हो a-x तो ये x, और ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सिक्वेंशियल रहा ही नहीं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। a की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पता है और p का भी पता है, ये फॉर्मूला नहीं याद रखना। अगर k2 k1 से बहुत ज्यादा है, अगर मैं पूछूं p की कंसंट्रेशन क्या है, तो कह दो जितनी a की कंसंट्रेशन कम हुई है, यानी आंसर इज x, आंसर इज x, राइट। और ऐसा, और इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। मान लो ये तो 2 स्टेप है, ऐसी 2 नहीं 3 4 5 6 7 बहुत सारी स्टेप्स है, बहुत सारी स्टेप्स है। जिस स्टेप का रेट, जिन जिन स्टेप्स का रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो, उन सारी स्टेप्स को गायब कर दो, और साथ उन स्टेप्स को और उन स्टेप के रिएक्टेंट को। इसका रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा, तो इस स्टेप को और इसके रेट कांस्टेंट को उड़ा दो। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएगी। केवल उस स्टेप को रखो जिसका रेट कांस्टेंट सबसे कम हो, बाकी सारी स्टेप्स को हटा दो। लेकिन डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए। डिफरेंस ऐसा नहीं कि सर एक का K2 था 13 और K1 था 12, तो सर मैंने K2 13 और K1 12, तो K1 को नेग्लेक्ट कर दिया। 13 12 में नेग्लेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। कम से कम 100 टाइम्स का डिफरेंस होना चाहिए, 100 टाइम्स का, तब जाके आप ये नेग्लेक्ट कर पाओगे, तब आंसर सही होंगे। ये नहीं कि एक वैल्यू 10 और दूसरी वैल्यू 5, नेग्लेक्ट कर दिया, अच्छा खासा भाई, 10 के रेस्पेक्ट में 5 को नहीं कर सकते। यानी 100 टाइम्स, इस तरह से जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही फायदा होगा। तो जिन जिन स्टेप्स का रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, उन सभी स्टेप्स को और उन सभी स्टेप्स के रिएक्टेंट को वहां से गायब कर दो। उससे क्या फायदा मिलेगा, एक कॉम्प्लिकेटेड सी रिएक्शन सिंपल से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। और मैं गारंटी कहता हूं, अगर जेई में कभी क्वेश्चन आया इस पर, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये बड़े फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन होगी जिससे आप केवल फर्स्ट ऑर्डर, यानी दिखने में वो सिक्वेंशियल है, ऐसा लग रहा है सर सिक्वेंशियल नहीं, अरे भाई ये तो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो, राइट। समझ में आ गई बात। लेकिन इससे तो आप कह सकते हो सर केवल पी की कंसंट्रेशन आई है, अभी पी की कंसंट्रेशन आई है, व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ आई। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसका भी दूसरा तरीका बताऊंगा। लेकिन पहले तो वही फॉर्मूले से सोचें तो क्या आंसर आएगा, पहले तो फॉर्मूले से सोचते हैं, क्या आंसर आएगा इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का, e की पावर माइनस K2t माइनस e की पावर K1t। वो भी केस आएगा बेटा, जब K1 ज्यादा होगा तब भी केस लेंगे, चिंता मत करो। हम सब सही लिखा बेटा, सब सही है। अब यहां पर भी K2 के रेस्पेक्ट में K1 को नेग्लेक्ट कर दिया, K2 बहुत बड़ा तो ये वाली टर्म गायब हो गई, तो फिर क्या बचेगा, K1 अपॉन K2 ए नॉट ई की पावर माइनस K1t। अब आप कह सकते हो सर अभी तो आपने इंटरमीडिएट को नेग्लेक्ट किया है, तो फिर देखो नेग्लेक्ट किया मतलब बहुत कम है, इसका नहीं थोड़ी कि जीरो हो जाएगी, जीरो थोड़ी हो जाएगी। हाँ ऑब्वियसली ये वैल्यू बहुत कम आएगी, क्योंकि K1 अपॉन K2, K2 ज्यादा तो ये वैल्यू बहुत कम होगी, बट जो भी हो वो निकाल तो सकते हैं, राइट।
तो यहां पर ये इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया सब। बट अब मैं इसी को दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको, दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। सर आई एम फ्रॉम केरला, स्कूल इज मैंडेटरी, हैव ओनली टाइम टू वॉच वीडियोज, व्हाट शुड आई डू। एक तो आपका नाम काफी मिलता जुलता है किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से, है ना, ALLEN। और बेटा होमवर्क बहुत ज़रूरी है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो केवल लेक्चर्स देखने से काम नहीं होगा। जब तक हम होमवर्क नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्पीड नहीं आएगी, और थोड़े दिनों में सब कुछ वापस भूल जाओगे। कौन सा फॉर्मूला गलत है बेटा, कौन बोल रहा है? अच्छा, यहाँ K1 कर लेना और यहाँ K2। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं, दूसरे तरीके से बता रहा हूं। तो दूसरे तरीके से यहां पर इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, एक काम करते हैं, अभी उसको समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आज का टाइम हो गया तो मैं आज यहीं पर रुक जाता हूं, इसको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। एक पार्ट हुआ है, ये ध्यान रखना, इसी को से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो वो आगे आएगा, अभी थोड़ा उसमें 5-10 मिनट लगेंगे और इतना टाइम है नहीं, और मैं नहीं चाहता हूं कि बस ये चीज याद रखो, ये सिंपल सी एक बात हो गई। जिस स्टेप का रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो उस स्टेप को वहां से गायब कर दो, उस स्टेप को वहां से उड़ा दो, ठीक है। और अब हमारी जो क्लास होगी वो कब होगी? मंडे को नहीं, वेंसडे को होगी, ठीक है। और मैंने आप जैसे पहले भी कहा कि थर्मोडायनेमिक्स अभी काइनेटिक्स में भी और काम करो, छुट्टी वैसे बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा जो है, आज कोई ज्यादा होमवर्क है नहीं, चलो एक दो क्वेश्चन है मैं देखता हूं। पैरेलल के एक दो क्वेश्चन कर सकते हो। ओ 1 में केवल 52 ही है, 51 तक तो पहले ही किया हुआ है। थर्टी नाइन से लेके 41 तक ये तो काइनेटिक्स में है। बाकी जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है, आके मैं फिर थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करूंगा शीट की, तो थर्मोडायनेमिक्स को वापस से कर लो, अभी मत करो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो भी है, थर्मोडायनेमिक्स 1 और 2 दोनों की जेई एडवांस्ड और दोनों की O2, पहले जेई एडवांस फिर दोनों की O2, है ना। ये हम आप करो, यही होमवर्क है, थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा थोड़ा करते रहो, चीजें चलती रहेगी। तो थर्मोडायनेमिक्स में 1 एंड 2, वैसे 1 डिस्कशन हम अभी केवल 2 का करेंगे, जेई एडवांस। चलो डिस्कस सारा नहीं हो पाएगा तो यही देता हूं, 1 और 2 जेई एडवांस थर्मोडायनेमिक्स की। वेंसडे को, यार वेंसडे वाले दिन आपकी क्लासेस बहुत होती वैसे ही, MWF वाले दिन आपकी 5-5 अच्छी खासी क्लासेस होती है।
तो मैं देखता हूं, देखें पहले ये तो कर ले, मैं तो सब दे सकता हूं बट ठीक है। तो ये अच्छी तरह से कर लेते हैं एक बार। काइनेटिक्स का डिस्कशन इतना सा, तो एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और क्या है, ये क्यों। तो मंडे को मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास आपकी जो होगी वापस वेंसडे को होगी। ठीक है। टेस्ट के लिए तो और जरूरी है बेटा, टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा, तो टेस्ट के पहले तो और अच्छी बात है, रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। टेस्ट के पहले तो और अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। बता देता हूं मैं कब क्लास होगी, जस्ट थोड़ा वेट करो, टाइम देख के मैं देखता हूं, है ना। चलिए जी, बाय बाय।